हाय एवरीवन। हम कर रहे थे सितंबर मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन का एनालिसिस। अब तक हम 4 सेक्शन कवर कर चुके हैं और अब हम हैं 5th पे जो है इन्वायरमेंट का। सो फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट सेक्शन का, यूएन हाई सीज ट्रीटी। न्यूज़ में क्यों थी? ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी of the areas beyond the national jurisdiction, also known as the High Seas Treaty, is set to enter into force after ratification by 60 countries. तो इसको हम बोलते हैं BBNJ, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, और इसी ट्रीटी को हम हाई सीज ट्रीटी बोलते हैं, फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द एरियाज विच आर बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन। सो इसके बारे में, एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए ट्रीटी एम्ड एट इंश्योरिंग, किसके लिए? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी in the areas which are beyond the national jurisdiction, that is area beyond the economic exclusive zones. So it is an international treaty under the UN Convention on Law of Seas, UN clause. हमने लास्ट में भी एक टॉपिक देखा था। The BBNJ agreement will be the third implementation agreement under the UN clause. इसके अलावा दो क्या क्या हैं? 1994 का पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो एड्रेस करता है द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल सी बेड एरिया, फर्स्ट। और जो सेकेंड है वो 1995 का यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट जो एड्रेस करता है द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रॉडलिंग एंड हाई माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स। तो एक फिश से रिलेटेड, एक इंटरनेशनल सी बेड एरिया से रिलेटेड, और ये है थर्ड ऑफ इट्स काइंड थर्ड इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर यूएन क्लोज। So the agreement also establishes a funding mechanism and sets up the institutional arrangement including a conference of parties. तो जैसे हम environment से related देखते हैं COPs and various subsidiary bodies, a clearing house mechanism and a secretariat. तो एक फंडिंग मैकेनिज्म भी इंश्योर करती है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करती है, COP भी होगी अब से, and a clearing house mechanism and a secretariat. The treaty is mandated to enter into force 120 days after the 60 countries ratified it. तो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 60th कंट्री ने इसको रेटिफाई कर दिया है। एज ऑन 30th सितंबर 2025 145 कंट्रीज ने साइन किया है और 74 ने रेटिफाई कर दिया है। इंडिया ने साइन किया है बट अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। मेंबर्स नॉट पार्ट ऑफ यूएन क्लोज कैन ऑल्सो ज्वाइन दी बीबीएनजे एग्रीमेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर यूएन क्लोज के मेंबर्स हैं तो ही वो एग्रीमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द की पिलर्स ऑफ द ट्रीटी। फर्स्ट है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। The treaty will create a mechanism to establish the marine protected areas and the other conservation management tools on the high seas. So ये होते क्या है marine protected area? They are typically clearly defined geographical space recognized, dedicated and managed through the legal or other effective means to conserve the marine biodiversity and the ecosystem. तो ये होते हैं marine protected या जो clearly डिफाइंड जोग्राफिकल स्पेस है, उनका रिकग्निशन, डेडिकेशन, मैनेजमेंट सारा कि कोई ना कोई लीगल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा हो। दूसरा, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज शेयर financial and non-financial benefits from the commercial application of genetic material sourced from high seas marine organisms such as bacteria, corals, deep sea sponges, and that can be used in medicine, cosmetics, food and biotechnology. So this is the application in the different areas. Next is capacity building and transfer of marine technology. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज किसमें? इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी। कैसे? बाय शेयरिंग द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी. Next is environmental impact assessment. High seas activities such as deep sea mining in the areas beyond the national border to conduct the assessment and follow the international standards that can be shared transparently. So these are the key pillars of the treaty. एक marine protected area की बात करता है, marine genetic resources की बात करता है, capacity building and transfer of marine technology to the developing countries and environmental impact assessment. So next subtopic is exceptions to the agreement. It does not apply to any warship, military aircraft or
naval auxiliary. Next, it does not apply to fishing and fishing related activities that are regulated under the relevant international law. अगर दूसरे गवर्न हो रहे हैं किसी भी दूसरे इंटरनेशनल लॉ के अंडर तो ये उसको कवर नहीं करता है एग्रीमेंट. द ऑब्लिगेशन कंसर्निंग द यूटिलाइजेशन ऑफ marine genetic resources and their digital sequence information do not apply to a party's military activity, including those by the government vessels and aircraft in the non-commercial service. तो यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता. However, the obligation do apply कहाँ पे to a party's non-military activities. तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ पे अप्लाई नहीं होगा, नॉन मिलिट्री एक्टिविटीज़ पे अप्लाई होगा. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी? It fills the critical gap in the ocean governance. कैसे? The agreement provides for a common governance of about half of the Earth's surface and 95% of the ocean's volume. Only about 1% of high seas are currently protected. Remaining 99% is not protected और ये एक universal ocean governance की बात करता है. Next is to promote equity and fairness. Treaty aims to create a more just and equitable international order that considers the need of all the nations, especially the developing states. For small islands like, let me pronounce it, it's Vanuatu, the treaty marks a major step towards inclusion in decision making that has long been beyond their reach. तो ये इक्विटी और फेयरनेस को भी प्रमोट करता है. नेक्स्ट इज लोअरिंग द टेम्परेचर. द ट्रीटी ऑफर्स द गाइडेंस टू टैकल क्या द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन. तो इनके लिए भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. द ट्रीटी एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस एंड कंटेन्स द प्रोविजन बेस्ड ऑन द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एज वेल एज द मैकेनिज्म्स फॉर डिस्प्यूट्स. तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की भी विंडो. Next is indigenous and local knowledge. It acknowledges the importance of traditional knowledge held by the indigenous people and local communities and integrate it into the core principle and operational process. जिन की principles पे ये agreement टिका हुआ है वो integrate करता है की प्रिंसिपल्स को ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जो इंडिजिनस लोगों के पास है, लोकल कम्युनिटीज के पास है. वाइटल फॉर रियलाइजिंग 2030 एजेंडा. अब ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो बात करता है टू प्रिवेंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ मरीन पोल्यूशन. The treaty is essential to achieving 13 to 30 target and international pledge to protect क्या कि हम 30% of the planet land and sea by 2030. बात करते हैं कि 30% ऑफ land area or sea area to protect this 30% by the 2030 year. Now, significance for India, it reinforces India's long-standing support for UN clause as the constitution of oceans. It complements India's blue economy policy and initiatives like Deep Ocean Mission. तो ये हो गया इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस. अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है. सो फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ यूनिवर्सल रेटिफिकेशन. हमने देखा कि सबने रेटिफाई नहीं किया, इवन इंडिया ने भी रेटिफाई नहीं किया. मेजर प्लेयर्स लाइक यूएस, चाइना, उन्होंने भी अभी तक रेटिफाई नहीं किया है. मेंबर्स हैं बट वी हैव नॉट रेटिफाइड येट. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद नेशनल इंटरेस्ट. The treaty calls for setting up marine protected areas which conflict with the many states' territorial claim in dispute waters such as South China Sea. अगर disputed area में है तो it can create the conflict. Enforcement difficulties. The treaty does not establish its own punitive enforcement body. कि हमने प्रिंसिपल्स बता दिए पर अगर वो फॉलो नहीं होते और वॉल्यूशन होता है तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, उस प्यूनिटिव एनफोर्समेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई बॉडी इस्टेब्लिश नहीं की है. इट लार्जली रिलाइज ऑन द इंडिविजुअल कंट्रीज या फ्लैग स्टेट्स टू रेगुलेट देयर ओन वेसल्स एंड कंपनीज दैट वायलेट द रूल्स. अब ये वेरी करेंगे कंट्री टू कंट्री. Treaty lacks the enforceable accountability as it does not compel high volume countries active in marine genetic research to disclose the resources accessed or the profits generated. अब यहाँ पे भी ये लैक करता है. नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप एंड इनकंसिस्टेंसीज. कैसे? इट फेल्स टू इंक्लूड क्या मैकेनिज्म टू गारंटी दैट
The developed countries fulfill their commitment regarding the technology transfer and capacity building for low and middle income countries. जो हमने की फीचर्स में देखे थे कि नॉलेज शेयर होगा फॉर द डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी उसको कैसे इंश्योर करेगी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है और इनकन्सिस्टेंसीज है. नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. Should encourage the marine major maritime powers to ratify, use platforms like UN General Assembly, GN20, UN Ocean Conferences to build the diplomatic momentum, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज रेटिफाई करें या सारी कंट्रीज रेटिफाई करें तो यूनिवर्सल लॉ भी आ जाएगा, इन्फोर्समेंट बॉडी भी हो जाएगी. Strengthening the enforcement mechanism. How? By developing a global compliance and monitoring system under United Nations. Next is resolving the conflicts with the national interest. How that conflicts can be resolved? By promoting the regional cooperation frameworks, like जैसे कि आसियान का है फॉर साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन रीज वाले का फॉर इंडियन ओशन, टू हार्मोनाइज द areas with the marine protected areas with the national claims. Next is assured support for the developing country. अब इस assurance की बात कर रहे हैं जो हमें challenges लग रहा था यहाँ पे. कैसे? By establishing the financial and technology transfer mechanism. कैसे? Through the global environment facility या फिर UNDP ओशन प्रोग्राम्स या फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड. हम इंश्योर कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज विल बी बेनिफिटेड. एंड स्ट्रेंथनिंग द इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड. शुड एक्सपैंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें हम इंक्लूड करें अनप्लैंड एंड एक्सीडेंटल एक्टिविटीज जो प्रेजेंटली उसमें कवर नहीं होते हैं. नेक्स्ट सब टॉपिक दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज जिसको बोलते हैं. UN clause, often called as the Constitution of Ocean, it is the primary international treaty जो govern करती है use of sea या फिर ocean. 1982 में adopt की गई थी और 1994 में force में आई थी. State parties 171 state parties हैं, इंडिया भी पार्टी है जिन्होंने रेटिफाई किया है. किर्गिस्तान रेटिफाइड इट ऑन दी 20th रिसेंटली. जो किसने रेटिफाई किया है लास्ट में? किर्गिस्तान ने रेटिफाई किया है. मैरीटाइम जोन एक है टेरिटोरियल एरिया जो आता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन, जहाँ पे उस कोस्टल स्टेट की फुल सॉवरेनिटी होती है. फिर उसके बाद आता है कंटिगुअस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, एनफोर्समेंट राइट्स फॉर कस्टम्स, इमिग्रेशन, सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड एनफोर्समेंट राइट्स होते हैं. अगला आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, sovereign rights for the exploration and use of marine resources. तो तीन तरह के एरिया, तीन एरिया अंडर मैरीटाइम जोन, टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, उसी का डबल 24 नॉटिकल माइल्स, द कंटिगुअस जोन एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल. जैसे ये दिया गया यहाँ तक इंटरनल वाटर्स है. अब 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक आता है टेरिटोरियल एरिया जहाँ पे फुल सॉवरेनिटी है. फिर कंटिगुअस जोन है, इससे आगे 12 ये और 12 ये 24 नॉटिकल माइल्स तक. फिर आता है 200 तक जो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. उसके बाद से शुरू होते हैं ये डीप सी बेड एरियाज. तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स ये नेशनल स्पेस है, एयर स्पेस की अगर बात करें, और उसके बाद वाला इंटरनेशनल एयर स्पेस में आता है. ये लीगल बाउंड्रीज ऑफ मैरीटाइम जोन्स. हाई सी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो इंटरनेशनल एयरबेस के अंदर आ रहा था. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, फिशिंग एंड रिसर्च. नेक्स्ट इज डीप seabed mining. The seabed beyond the national jurisdiction is the common heritage of mankind managed by International Seabed Authority. तो ये है regulatory body and dispute settlement. It establishes the mechanism like International Tribunal for Law of Sea, ITLOS. So that was all about the UN High Seas Treaty. Next topic is sustainable development, harmonizing the growth with people's need. Uttarakhand government has recently granted in principle approval for the Netala bypass in the fragile Bhagirathi eco-sensitive zone. Despite earlier rejections by the Supreme Court ने इसको पहले reject किया था, Supreme Court's high powered committee over ecological and social concern. क्योंकि फ्रेजाइल एरिया है तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उसको कई बार रिजेक्ट किया है, पर अब उत्तराखंड गवर्नर ने अप्रूव कर दिया है ये बाईपास. कहाँ पड़ता है? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में.
Though the Ministry of Defence has classified the project as strategically important, concerns persists regarding the project's impact. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इश्यूज किस चीज से रिलेटेड है, इसके इम्पैक्ट से रिलेटेड. The recent Dharali flash flood and expert analysis, they strongly indicate क्या कि that the proposed bypass alignment is prone to slope instability and subsidence, कि वहाँ पे ये threat है. The decision highlights a potential conflict किसमें, national security and sustainable development and people's need, कि नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इको सेंसिटिव इको फ्रेजाइल एरिया है, इको सेंसिटिव एरिया है, पीपल्स नीड कि लोगों का भी ध्यान रखना है. सो देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या है. दे आर द इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड फ्रेजाइल एरिया अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज. अब इनको नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इको-सेंसिटिव ज़ोन्स गाइडलाइंस क्लासिफाई एक्टिविटीज़ अंडर दी 3 कैटेगरीज़. तो इन एरियाज़ में 3 तरह की एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज़ किया गया है. एक है प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एंड परमिटेड. प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जैसे कमर्शियल माइनिंग, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ that cause the pollution, they are the prohibited activities in these areas. Next is regulated activities जैसे felling of trees, establishment of hotels and resorts, से tourism वगैरह भी promote होता है, तो these are the regulated activities. And permitted ongoing agriculture and horticulture practices by the local communities, dairy farming etc. जो normal daily activities हैं वहाँ के indigenous लोगों की, that are the permitted activities. Why is there conflict between sustainable development and people's need? जिसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. अब लाइवलीहुड रिलायंस, ट्राइबल्स, पैस्टोरलिस्ट, स्मॉल फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द फार्म, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. तो उनके पास तो उन लोगों के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइवलीहुड का. नेक्स्ट इज स्मॉल बिजनेसेस, शटिंग डाउन polluting industries like brick kilns or the enforcing stricter regulation in the textile sector reduces the job opportunities for daily wage earners. Next is development and displacement. More than 40% of tribal population is being displaced by the development activities like कोई डैम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो इसकी वजह से मोर देन 40% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज बीइंग displaced in the name of developmental activities या projects. For protecting the national interest, like Environment Ministry has exempted critical and atomic mineral mining from public consultation under 2006 Environmental Impact Assess EIA notification. Also, one amendment rules 2025, it provides the special dispensation to the critical mineral sector for the compensatory afforestation. Now there are some policy and governance gap. कैसे? Top down decision making. Environmental regulations are often designed without the local participation, ignoring the poor people's need. कि एक top लेवल पे टॉप मैनेजमेंट पे डिसीजन होता है, वही इंप्लीमेंट होता है, और हम इग्नोर कर देते हैं उन इंडिजिनस लोगों को जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं. Next is weak social safety nets, no direct support during the transition period. ट्रांजिशन पीरियड में कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता है. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस आर कॉस्टली. कैसे? लिमिटेड एक्सेस टू क्लीनर टेक्नोलॉजी, सोलर पंप्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिक्वायर द अपफ्रंट कैपिटल दैट पुअर हाउसहोल्ड कैन नॉट अफोर्ड. क्रेडिट कंस्ट्रेंट है. कैसे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस टू शिफ्ट टू ग्रीनर लाइवलीहुड. जैसे फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग फ्रॉम चीप प्लास्टिक पैकेजिंग आफ्टर द प्लास्टिक बैन. ये होगी कुछ environment solution which are costly. Now there are few initiatives taken by the government to reduce the conflict. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013. ये regulate करता है land acquisition और procedure और rules बताता है for granting the compensation, rehabilitation and resettlement. Social impact assessment is mandated under this act. Next is environmental impact assessment. It is mandated under Environmental Protection Act 1986 जो हमने अभी देखा. Next is Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 to undo the historical injustice that occurred to forest dwelling communities. Next is Compensatory Afforestation Fund Act 2016 में जो आया था, it mandates using funds partly for the community development.
नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो आया था 2015 में. ये बात it is created under the Mines and Minerals Act to channel the mining revenues to local communities for health, education and skill development. So these are the initiatives taken by the government to reduce the conflict. So what can be the way forward? Regional and climate specific planning, जैसे हिमालयाज, कोस्टल जोन्स या ड्राई लैंड्स. अब यहाँ के लिए अगर प्लानिंग हो रही है तो ये इनकी इस जगह के या रीजन के या इसी रीजन की क्लाइमेट को ध्यान में रखे हुए होनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन द इन्वायरमेंटल जस्टिस सिस्टम. कैसे? थ्रू द फास्ट ट्रैक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स can improve the capacity of state pollution control boards and make the environmental impact assessment more transparent. Next is participatory decision making, जहाँ पे हम इंडिजिनस लोगों को या लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. नेक्स्ट इज ग्रीन लाइवलीहुड प्रोग्राम्स दैट कैन स्केल अप द इको टूरिज्म, बैम्बू बेस्ड लाइवलीहुड्स, मैनग्रोव रिस्टोरेशन एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस वैल्यू addition. Next is Just Transition Fund. India can set up a fund for workers which are affected by the mine closure, green shifts or the seasonal bans, especially in the sector of fisheries. So that was all about it. Sustainable Development Goals. Next topic is public consultation and environmental impact assessment. तो न्यूज़ में क्यों था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज exempted the mining projects involving the atomic, critical and strategic minerals like rare earth elements from the public consultation under the environmental impact assessment. तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एग्जेम्प्ट कर दिए हैं दीज माइनिंग प्रोजेक्ट अंडर द environmental impact assessment. So this exemption includes all mining projects of atomic minerals जैसे कि यूरेनियम एंड क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल लाइक लिथियम और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023. Although exempted from public consultation, these projects will still undergo the appraisal at the central level. Appraisal का प्रोसीजर फॉलो होगा पर exempted कर दिए गए environmental impact assessment के लिए from the public consultation. So why these projects has been क्यों exempt किया क्यों गया है? First is to ensure the energy security. ये enhance करेगा production of uranium and thorium by operationalizing the new deposits. Thorium extracted from monazite will be used in third stage and uranium in the first stage of the country's nuclear power program. Next is strategic application like in defense sector, rare earth elements, they are used in production of surveillance and navigational aids and communication and display aids. अगला जो रीजन था एग्जाम्पशन के लिए जिसकी वजह से एग्जाम्प्ट किया गया टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी टू सप्लाई चेन डिस्टोर्शंस. Rare earth elements are scarce in India and their production and supply is concentrated in the limited geographies around the world. तो अगर हम जितना प्रोसीजर को कम करने की कोशिश करेंगे या टाइम कम लेने की कोशिश करेंगे, हम सब्सिक्वेंटली हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो हम वो खुद प्रोड्यूस करने लगेंगे जिससे इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा. देयर आर other reasons also to attract the investment by reducing the operationalization time, enabling the speedy approvals and promoting the economic competitiveness. So what is public consultation? Environment impact assessment में public consultation है क्या? It is a process by which the concerns of local affected persons and other stakeholders in the environmental impact of the project or activity design are ascertained. ठीक है? So the category of project, it is required for usually category A and category B1. Two components of public consultation is first is a public hearing at the site or in its close proximity, and the second is obtaining the written responses from the stakeholders. So these are the two components in the public consultation. The conducting agency is SPCB, State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Board. The proceedings must be sent to the concerned regulatory authority within 45 days of receiving the applicant's request. Request accept करने के within 45 days
the proceedings must be sent to the regulatory authority. So steps क्या होते हैं? पहले स्क्रीनिंग होती है, हम स्कोप देखते हैं, फिर पब्लिक कंसल्टेशन और लास्ट आती है अप्रूवल की स्टेज. Now there are few concerns that are associated with the exemption with respect to public consultation. First is diluting the environmental governance. It undermines the legal mandate under the Environment Impact Assessment 2006 and it sets a precedent for the dilution of EIA norms. Like this exemption will weaken the environmental democracy which is guaranteed under Article 21 as a fundamental right to life and clean environment and under Article 48A the protection of environment. तो यहाँ पे गैप आएगा गवर्नेंस में. नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल्स. सो द लोकल पॉपुलेशन raises the site specific concern as they are more aware about their places. उनसे ज़्यादा लोकल इंडिजिनस लोगों से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता. तो द कंसर्न है कि इट विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल. नेक्स्ट इज इट ट्रिगर्स द कॉन्फ्लिक्ट. कैसे? द एब्सेंस ऑफ अर्ली इंगेजमेंट कैन लीड टू द प्रोटेस्ट, लिटिगेशन या फिर unrest. It undermines the participatory governance as it is based upon the citizens owing a voice in the policy formulation and the implementation that impacts the impact or influence them. It erodes the transparency and accountability. Next is potential violation of international committee. कैसे? It goes against the principle of Rio Declaration 1992 and Aarhus Convention 1998. अब ये कन्वेंशन क्या है? रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट, इसका तो पता है. ये कन्वेंशन क्या है? इट कंसर्न्स द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इन्वायरमेंटल मैटर्स. So these were the concerns. देख लेते हैं environmental impact assessment का genesis. In India it initiated with the impact assessment of river valley projects जो late 1970s में शुरू हुआ था. अब in 1994 EIA notification was issued under mostly environment से related जितने भी वो आ रहे हैं सारे Environment Act 1986 में. It was overtaken by EIA notification 2006. Objective क्या है? It evaluates the environmental impact of the proposed projects or development by taking into account the interrelated socio-economic, cultural, human health impacts, both beneficial and adverse. दोनों impacts को देखता है. Now categorization, दो कैटेगरी जो हमने बोला कि A और B1 कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया, B2 एग्जेम्प्ट किया गया है. तो दो कैटेगरीज कौन सी? कैटेगरी A एंड कैटेगरी B. कैटेगरी A इट रिक्वायर्स द प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. जो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे उनके लिए पहले से स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए. जो कैटेगरी B में आ रहे हैं इट रिक्वायर्स द environmental clearance from the state or union territories environment impact assessment authority. It is subdivided into B1 and B2. B1 है it requires the EIA and B2 is exempted from EIA. तो कैटेगरी A को कंसेंट की ज़रूरत है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और B में जो है उनको ज़रूरत है स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से. अब एक कंपैरिजन दिया गया है विद इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और विदाउट इन्वायरमेंट असेसमेंट. अब एक हमने एक्सेस पे रखा है टाइम और वाई एक्सेस पे रखा है इन्वायरमेंट को. सो विदाउट AIA प्रोजेक्ट इनिशिएशन, अब उसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकते हैं विद पीपल एंड दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस विदाउट प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट विद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमने इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स को रखा है वाई एक्सेस पे और सेम टाइम ड्यूरेशन. अब सो this is the area which shows that environmental status without the project. This is the project with environmental impact assessment. So it bridges the gap between the project and project done without EIA. So that is the differentiation between both. So while concluding, so exemption from the public consultation, it raises the serious concern किसके of diluting the environmental governance, undermining the participatory democracy क्योंकि हम इंडिजिनस लोगों को, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में. ए बैलेंस्ड अप्रोच that ensure the speedy approvals without compromising the transparency, accountability and sustainability is
essential. So that was all about the public consultation and environmental impact assessment. So the next topic is Environment Audit Rules 2025. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किए हैं इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025. अब ये है इन्वायरमेंट ऑडिट क्या होता है? इट इज अ सिस्टमेटिक ऑडिट किसका? ऑफ वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक्टिविटी और प्रोसेस जिनका कोई भी इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे. सो इन्वायरमेंट सो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं ऑडिट और इम्पैक्ट असेसमेंट से में. तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इम्पैक्ट असेसमेंट. कैसे? इम्पैक्ट असेसमेंट इज कंडक्टेड प्रायर टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट and it determines the extent to which the activities and program it conforms to the approved environmental management plan. इंडिया में द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग आया था 1992 में, इंट्रोड्यूस हुआ था ये कंसेप्ट थ्रू द रूल नंबर 14 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स. अब ये रूल मैंडेट देता है किसकी? दैट एंटिटीज इंगेज्ड इन, कोई भी ऐसी एंटिटीज जो इंगेज हैं इंडस्ट्रीज में, ऑपरेशंस में या फिर प्रोसेस में जो इन दोनों से रिलेटेड हो, रिक्वायरिंग द कंसेंट अंडर द वाटर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, the Air Act or the authorization under the Hazardous Waste Rules 1989, they must submit an annual environmental statement report, and this report is to be submitted by the State Pollution Control Board each year. Next is about the Environment Audit Rules 2025. इसका objective क्या है? To create a formal framework for the environmental auditing across the country aimed at enhancing the environmental compliance, monitoring and ease of doing business. So this is the objective. The significance of this is ये strengthen करता है compliance through the third party audits. It aligns with the global frameworks जैसे EcoMark, EPR, green bonds, etc. It generates the reliable environmental data and it enables the early risk detection and corrective एक्शन. सो ये सारे रूल डेवलप किए गए हैं अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अगेन 1986. रूल्स कंप्लाई विद द लीगल सेफगार्ड्स अंडर द वेरियस लॉज इंक्लूडिंग द वन अधिनियम 1980 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. So what about the certification and registration? Environment auditors will be certified and registered by the Environment Audit Designate Agency, which will be notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So this agency will also monitor their performance. If it is not up to the mark, they will take the disciplinary action and they will also facilitate the capacity building and maintain a online register. मोड क्या होगी रजिस्ट्रेशन के? रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और द नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन. दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, compliance evaluation and related activities of sampling, analysis, compensation calculation, verification under the green credit rules and under various other environment and forest related legislations. So it registered environment auditors may also undertake the auditing assignment by the project proponents, including for verification of self-compliance reports, and also undertake the environment audit under the Impact Assessment 2006 and the Coastal Regulation Zone 2011. So these are the responsibilities. Compliance evaluation देखेंगे, उससे related activities, sample collection होगा, analysis होगा, compensation का calculation, verification, ये सारा under the green credit rules, registration and verification of the self-compliance reports, and they can also undertake the environment audits under the Impact Assessment 2006 and the Coastal Regulation Zone 2011. So let us conclude. The outcome of environmental audits will offer the vital inputs किसके लिए? For the effective conservation and rejuvenation efforts, while also supporting India's climate commitments through the adoption of LIFE, जो था Lifestyle for Environment Principles. So that was all about the Environment Audit Rules 2025. Next topic is One Amendment Rules 2025. वन संरक्षण एवं
संवर्धन एनवायरमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2025। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किए वन रूल्स 2025 मार्किंग अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी वन रूल्स 2023 वर्ष से कुछ अमेंडमेंट्स की गई, कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो नोटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। दीज रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वन अधिनियम 1980 या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। बनाई किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और देख लेते हैं इनके बारे में। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। अब द न्यू रूल्स मेक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नोटिफिकेशन ऑप्शनल, allowing the cultivable area land to be either transferred to the forest department or it's compensatory afforestation land to be either transferred to the forest department or notified as the protected area under Indian Forest Act 1927 or other laws. सो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन क्या है? मतलब एफोरेस्टेशन डन इन ल्यू ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कि अगर फॉरेस्ट लैंड को दूसरे नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए या ऑब्जेक्टिव से यूज किया गया है तो उसके एवज में कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन की बात की गई है। प्रोविजन फॉर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। So mining of critical and strategic minerals must undertake the compensatory afforestation on the कहाँ पे? On degraded forest land and minimum of the double of the extent। जितना किया है, जितना लैंड एरिया यूज हुआ है उससे डबल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के अंदर जाएगा ऑन दी कहाँ पे? डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे। वर्किंग परमिशन रूल्स अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट्स to grant the initial working permission for linear projects activities such as road works, laying railway tracks and installing the transmission line। तो initial permission किसकी चाहिए होगी? State governments की चाहिए होगी। Previously state government could mobilize the resources only after receiving in principles or stage 1 approval for a project। पहले स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइज तभी कर सकते थे जब रिसीविंग इन प्रिंसिपल्स या फिर स्टेज 1 का अप्रूवल आ जाए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। सो एवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया। सबसे पहले 1865 में बना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट मेयरली sought to establish the claims of state to the forest it immediately required subject to the provision that existing rights were not abridged। उसके बाद आया 1878 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जिसने क्लासिफाई किया तीन कैटेगरीज में फॉरेस्ट को, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। So it attempted to regulate the collection of forest produce by the forest dwellers and some activities declared as the offences and imprisonment and fines were imposed in these policies to establish the state control over the forest। इसने क्लासिफाई कर दिया था तीन कैटेगरीज में और मोरलेस ट्राई किया था फॉरेस्ट पे स्टेट का कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए थ्रू सम मेजर्स, जैसे कुछ एक्टिविटीज को डिक्लेयर कर दिया एज ऑफेंसेस और उनके लिए इम्प्रिजनमेंट या फाइन लगते थे। उसके बाद आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। इट वाज अ कंसोलिडेशन ऑफ प्रीवियस फॉरेस्ट लॉज, उन दोनों को कंसोलिडेट किया गया एंड एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग द स्टेट कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एंड रेगुलेटिंग द मूवमेंट एंड ड्यूटीज ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फर्दर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू ऑन द फॉरेस्ट। अब एरा में अगर देखें तो प्री 1980 का जो एरा था बिफोर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉरेस्ट वाज ए स्टेट सब्जेक्ट, बट द अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट ने इसको ट्रांसफर कर दिया स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट पे। सो द फॉरेस्ट उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इट ट्राइड टू स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन by centralizing the process of forest land diversion। core restrictions क्या थे? no state government or the authority can without the prior approval from the central government कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट को डिरिजर्व नहीं कर सकती और कोई भी फॉरेस्ट को यूज एनी फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी के पास ये दोनों राइट नहीं थे। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 इसने प्रोहिबिट कर दिया द असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑन द लीज टू प्राइवेट एंटिटीज। प्राइवेट एंटिटीज को लीज पे देना बिल्कुल बंद कर दिया एंड एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटीज कंसीडर्ड एज नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होगी जो नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएगी, उनकी डेफिनेशंस को भी एक्सपेंड किया कि इन नई एक्टिविटीज भी उसमें एड ऑन की गई।
उसके बाद फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसने डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बताया, लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर एनी लॉ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी इतने सारे एक्ट में किसी भी एक्ट के अंदर अगर किसी भी एरिया को डिक्लेयर किया गया है एज फॉरेस्ट तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेस्ट। अब लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स on or after 25th of October 1980. This does not include the land which has been officially changed from forest use for non-forest produce on or before 1996, कि वो एरिया भी फॉरेस्ट होगा जो किसी भी एक्ट में डिक्लेयर किया गया हो। कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर कोई भी लैंड रिकॉर्डेड है एज फॉरेस्ट तो वो भी फॉरेस्ट होगी। अब इसने उसको एक्सक्लूड कर दिया था जो चेंज कर दिए गए थे फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट वाले, मतलब नॉन फॉरेस्ट वाले नॉन फॉरेस्ट ही रहेंगे, उसके अलावा किसी भी एक्ट में है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है तो भी। इन 2024 सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट्स और डायरेक्शन दिया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को टू फॉलो द 1996 टीएन गोवर्धन केस डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट until the identification of forest land under 2023 forest amendment act is completed, कि इसकी वर्डिक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन थी तब तक वो यूज होगी। कैटेगरीज ऑफ लैंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, लैंड कौन कौन से इसमें एग्जेम्प्टेड थे, लैंड विद इन दी 100 किलोमीटर ऑफ इंडियाज बॉर्डर इज एग्जेम्प्टेड फॉर द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक रोड्स लीडिंग टू हैबिटेशन। सो कितने एरिया में, विद इन दी 100 किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज बॉर्डर, दैट वर द एग्जेम्प्टेड एरियाज। अब केस क्या था, टीएन गोवर्धन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में। इट इज अ लैंडमार्क 1995 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट एस्टैब्लिश्ड अ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या था, क्या क्या इंक्लूड था, ऑल एरियाज, सारे एरियाज जो रिकॉर्ड हुए हैं एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट इधर स्टेट और यूनियन रिकॉर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, चाहे उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो, प्राइवेट एंटिटी के पास हो, इंडिविजुअल के पास हो, रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन, तो वो सारे एरियाज। इसके अलावा ऑल एरियाज दैट कन्फर्म्ड टू दी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, बचा कुचा इसके अंदर कवर हो गया। एरियाज दैट आर आइडेंटिफाइज एज फॉरेस्ट बाय द एक्सपर्ट कमिटी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग द 1996 ऑर्डर, उसके बाद एक कमेटी सेट की गई थी जिसने डिफाइन किया था, आइडेंटिफाई किया था एरियाज को, तो ये सारे एरियाज को इंक्लूड किया गया एज फॉरेस्ट। So these rules, they modernize the forest governance, they clarify the approvals, promote the afforestation, support the strategic projects and align the act with the national climate, biodiversity and carbon sink goals. So that was about the one amendment rules. Samvardhan and Samrakshan and Samvardhan Amendment Rules 2025. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। न्यूज में क्यों था, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू की है न्यू टेक्नोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रीन क्रेडिट फॉर ट्री प्लांटेशन अंडर ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023। सो दीज रूल्स वर इनेक्टेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इनेक्ट किए गए थे। दीज आर द प्रोविजंस किसके लिए, फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, किसके लिए, टू आइडेंटिफाई द डिग्रेडेड लैंड पार्सल्स अंडर देयर कंट्रोल एंड टू इनहेंस द ग्रीन कवर, कि उन्हीं डिग्रेडेड लैंड पार्सल्स को दे माइट बी a probability and possibility to convert those parcel into the green cover. So revised green credit calculation methodology with respect to tree plantation. अब claim of the green credit क्या है, after 5 years of restoration on degraded forest land and achieving a minimum 40% canopy density. First, दूसरा, one green credit is equal to one new tree which is 5 years old. And the credit transfer, credits are non-tradable and non-transferable and may be exchanged once but cannot be reused. So these are the three key points. Next is about green credit. So these are the singular units of an incentive provided for a specified activity delivering a positive impact on the environment, की अगर environment को हार्नेस कर रहा है या उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट्स। दीज क्रेडिट्स कैन बी ट्रेडेड ऑन डेडिकेटेड एक्सचेंज, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि इट कैन बी ट्रेडेड सिमिलर टू हाउ कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड, सेम कैसे जैसे कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेड होता है।
So there is difference between green credit and carbon credit. So what is green credit? Under green credit program operating under the Environment Protection Act के अंदर कवर होते हैं ये, और carbon credit under the carbon credit trading scheme operating under the Energy Conservation Act 2001. So green credit, they provide advantage to individuals and communities, and carbon credit primarily to industries and corporations. Green credit activities may qualify for carbon credits reductions but not vice versa. मतलब green credit can be used for carbon credits, but carbon credit cannot be used for green credits. So about this program, it is an innovative market-based mechanism किसके लिए? To encourage the voluntary participation activity across the country for afforestation and water conservation. It is an initiative within the lifestyle for environment movement. So मिशन लाइफ 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इट इज एन इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन to protect and preserve the environment. It is established under Environment Protection Act 1986 under Ministry of Environment, Forest Act with the Environment, Forest and Climate Change. It is the nodal agency for this. So these, what are the objectives? First objective is land bank creation through the registration of degraded forest lands by the forest departments to encourage the participation. किससे? जहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज भी होंगी, प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, एनजीओज भी होंगे, इंडिविजुअल्स भी होंगी, कम्युनिटीज भी होंगी, एंड दी सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. So what is the governance structure of this? Framework is supported by Interministerial Steering Committee. Administrator is Indian Council for Forestry Research and Education is the administrator. It is responsible for the program implementation, management, monitoring and operation. सारा ये देखेगी ICFR. The user-friendly digital platform भी होगा to streamline the project registration, verification and issuance of green credit. So which are the activities through which green credit can be generated? वो क्या हो सकते हैं? ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू भी ग्रीन क्रेडिट जनरेट किया जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट के थ्रू भी, एयर पोल्यूशन रिडक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटीज जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स दी एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैनग्रोव कंजर्वेशन या फिर रिडक्शन, इको मार्क लेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू ग्रीन क्रेडिट जनरेट किया जा सकता है. व्हाट आर दी अदर इनिशिएटिव्स जो एफोरेस्टेशन के लिए है? फर्स्ट है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम. मिष्टी 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिस्टोर करने के लिए मैनग्रोव्स को एंड ट्रीट देम एज यूनिक एंड नेचुरल इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड जो बना था 2016 में. ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू कंपनसेट फॉर द फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम लॉस फ्रॉम द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड. कि अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया किसी दूसरे पर्पसेस के लिए तो उसको कंपनसेट करता है, उसके कंपनसेशन के लिए एज पर द प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980. नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो आया था 2014 में. इसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरटेक द एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज इन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया विद द पीपल्स पार्टिसिपेशन. एंड नेशनल बैम्बू मिशन जो 2006 में आया था ये प्रमोट करता है होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बैम्बू सेक्टर. कैसे? थ्रू रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर कल्टिवेशन एंड मार्केटिंग. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी. सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई की है नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, इंडियाज फर्स्ट सच पॉलिसी जो रीइंफोर्स करती है एफर्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांजिशन. सो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? इट हार्नेसेस हीट स्टोर्ड विद इन द अर्थ क्रस्ट. अब की सोर्सेज और एप्लीकेशन, हाई एंथैल्पी till 200 degrees Celsius, like volcanic region, geysers and hot springs, they are suitable for the electricity generation. कि वो हीट जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर स्टोर होती है उससे एनर्जी जनरेट करना इज जियोथर्मल एनर्जी. लो टू मीडियम जो होगा 100 to 180 डिग्री सेल्सियस रिसोर्सेज का, लाइक हॉट रॉक्स, the shallow ground layer suitable for the direct use application like heating and cooling, agri-food, aquaculture and geothermal heat pumps. Second category low to medium and first was the
हाई, जो एक है 200 डिग्री सेल्सियस तक और दूसरी है 100 से 180 डिग्री सेल्सियस तक। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अब रिन्यूएबल है तो सस्टेनेबल एसडीजी से भी रिलेट करेगी। इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी फ्रॉम द अर्थ हीट, इट डज नॉट डिप्लीट द रिसोर्सेज। रिन्यूएबल है, क्लीन है, कैसे 95% लोअर एमिशन देन द फॉसिल फ्यूल, मिनिमल फुटप्रिंट है, 95% कम एमिशन करती है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। 24/7 ऑपरेशन, कोई जैसे हम सोलर से भी कंपेयर करते हैं तो रेनी सीजन में या फिर कुछ कुछ एरियाज में, तो जैसे वहाँ पे उतना पोटेंशियल नहीं है। अब रिगार्डलेस ऑफ वेदर या किसी भी सारी कंडीशंस को साइड में रखते हुए रिलायबल है, 24/7 ऑपरेशन में रहेगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, इट रिड्यूसेस द इंपोर्ट्स, इट विल क्रिएट द जॉब्स एंड इट हैज द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सो एस्टिमेटेड पोटेंशियल इज एज पर दी जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया का डेटा दिया था जो 2022 में 10,600 मेगावाट का एस्टिमेटेड पोटेंशियल है। जीएसआई आइडेंटिफाइड 381 हॉट स्प्रिंग्स एंड 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस। अब वो प्रोविंसेस कौन कौन से हैं ये हम यहाँ मैप में देख सकते हैं, जैसे हिमालयन जियो थर्मल प्रोविंस, अरावली, केम्बे बेसिन, वेस्ट कोस्ट, साउथ इंडियन क्रेटोनिक जियोथर्मल प्रोविंस, गोदावरी वैली, महानदी वैली, अंडमान निकोबार एंड नागा। So these are the identified geothermal provinces. So what are the challenges जो geothermal energy से related है? First is high upfront cost. Cost ज़्यादा है in the exploration and drilling. These are the capital incentive. High investment risk due to uncertainty of finding commercial viable reservoirs which deter the private प्लेयर्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा होगा। एक्सप्लोरेशन एंड डेटा गैप्स, कैसे? लिमिटेड डीप ड्रिलिंग असेसमेंट एंड डेटा विद जियोथर्मल कॉम्प्लेक्सिटी, दे मेक द रिसोर्स असेसमेंट मोर डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज lack of commercial projects. Only 120 kilowatt pilot plant exist and no utility scale projects have been established yet. और वो भी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। टेक्नोलॉजी एंड स्किल गैप, इंडिया के पास इंडिजिनस ड्रिलिंग या रिजर्वर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्प्लीकेशन, कैसे? रिस्क ऑफ लैंड सब्सिडेंस, सिस्मिसिटी एंड वाटर कंटेमिनेशन अगर री इंजेक्शन मैनेज नहीं हुआ तो। सो दीज आर दी चैलेंजेस। लेट्स लुक एट दी अबाउट द पॉलिसी। So this NPGE 2025 vision क्या है? To establish the geothermal energy as the major pillar of India's renewable energy mix, जिससे हम नेट जीरो कार्बन एमिशन भी अचीव कर पाएंगे 2070 तक, जो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। गोल्स क्या है इसके? टू इम्प्रूव द रिसर्च ऑन जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग टेक्निक्स, रिजर्वॉयर मैनेजमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर जनरेशन। इन सारे एरियाज में रिसर्च को इम्प्रूव करना, कोलैबोरेशन करना मिनिस्ट्रीज का, इंटरनेशनल जियोथर्मल डेवलपमेंट बॉडीज का एंड नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडेप्ट कर सकें। नेक्स्ट इज टू डिप्लॉय द जियोथर्मल हीटिंग and cooling solutions and other direct use application to decarbonize the buildings, agriculture and industries. And last but not the least, develop an enabling ecosystem जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करेगा और नॉलेज शेयरिंग पे फोकस करेगा। सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द पॉलिसी? स्कोप हमने देखा, जियोथर्मल रिसोर्स असेसमेंट, power production system, direct use, ground source, heat pump, etc. Emerging innovative technology, जैसे enhanced geothermal system, extracting the geothermal energy from the abundant oil and gas wells and minerals byproducts such as silica, borax, lithium, etc. They are subjected to the rules and payment of royalty under MDR Act. Next feature is creation of geothermal resource data repository. कैसे? Through the intergovernmental collaboration. Now the operator and developers will be permitted to conduct the geothermal resource assessment service for research and development purpose. Developmental model, preference to दिया जाएगा to indigenous geothermal technologies, economic feasibility models, central funding assistance होंगी, joint ventures between the oil and gas companies, mineral companies,
mineral companies, geothermal developers, etc., repurposing oil and gas production facilities, and pilot projects and center of excellence for research development and training. नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, इधर सेफ नॉन पोल्यूटिंग यूज के लिए यूज होगा. डेवलपिंग द इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स. The financing mechanisms, renewable energy research and technology development fund. It will provide up to 100% financial support to government, not non-profit research organization, and up to 70% to industry, startups and private institutes, entrepreneurs and manufacturing units. And long-term concessional loans, sovereign green bonds and viability gap funding. Fiscal initiatives, GST या import duty का exemption होगा on the equipments and services. Support mechanism, inclusion of Indian carbon credit trading schemes का inclusion जिसके through support provide करना. Guidelines for states and union territories, they are responsible for granting geothermal exploration development permit and land lease for states and union territories, which can be granted for 3 to 5 years. And जो लीज डायरेक्ट यूज एप्लीकेशंस वाले हैं, पावर जनरेशन या डायरेक्ट यूज एप्लीकेशन वाले, दे लीज अप टू द ईयर अप टू 30 years. Next is single window clearance mechanism for managed by the state nodal agencies, and it will also ensure the stakeholder consultation and adequate compensatory measures, particularly in tribal and remote areas. तो हम stakeholders के participation को भी ensure करेंगे. Now to conclude, it directly addresses the sector's challenges कैसे? By streamlining the approvals, encouraging the research and development in partnership between the different entities and stakeholders, and it provides the fiscal incentive and financial support. With mechanisms for local innovation and stakeholder consultation, dedicated pilot projects, and the policy creates a strong foundation किसके लिए? For sustainable and reliable geothermal growth. So that was about the geothermal energy policy. Next topic is National Biofoundry Network and Bio E3 policy. So India's first biofoundry network has launched in 2025. It has also marked the first anniversary of Bio E3 policy. So first let's look at about the National Biofoundry Network. Its objective is to aid in this to aid in the scale up of proof of concept projects into the viable technologies. तो ये proof of concept क्या है? ये एक demonstration to test किसके लिए? That if an idea is feasible and viable, and not to assess the market demand or production method, कि कोई भी idea वो feasible और viable है या नहीं, इसी concept को इसी test को demonstrate करने को कह रहे हैं हम proof of concept. So components of Bio E3 policy and categorized as bio enablers. अगर हम डेटा बैंक देखें तो करंट स्टेटस जो है बायो इकोनॉमी का 4.2% ऑफ बायो इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी. कितना कंट्रीब्यूट करता है? 4.2%. 20% ethanol blending achieved in 2025, and there are 13,000 biotech startups in 2025 showing a growth of 142%. Now अब देखते हैं कि बायो फाउंड्री क्या है. इट इज एन ऑटोमेटेड फैसिलिटी दैट rapidly designs, build and optimizes engineered organisms by integrating the DNA synthesis, gene editing and high throughput biomanufacturing workflows. So this is biofoundry. Automated facility है जो design या optimize करती है, optimization देखती है engineered organisms का, कैसे? उनके DNA को synthesis करके, gene editing करके. What are the functions? Scaling up the research activities across various thematic areas. अब ये areas है जैसे International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, IIT Madras advancing the animal free production of hyaluronic acid. The network offers the shared infrastructure for startups, SMEs, industries and academic institutions, and it also provide training और internship भी provide करता है किसके लिए? To build the human resources with necessary interdisciplinary and cross-functional technical skills for bio manufacturing. So about E3,
E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, E3 पॉलिसी है। E3 में E3 स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। 2024 में अप्रूव हुई थी, इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी है इन बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या था? बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करना, किसके लिए? फॉर इनहेंस्ड एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी। इसके साथ साथ वाइल एक्सिलरेटिंग द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स। So biomanufacturing क्या है? It includes the sectors like precision biotherapeutics, carbon capture and utilization, functional foods and smart proteins. And the other objective is to double the India's economy, bioeconomy to US $300 billion by 2030. की फीचर्स क्या थे? फोकस करता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन पे, ग्रीन ग्रोथ मॉडल्स पे that prioritize the regenerative and circular bioeconomy practices and public private partnership based implementation पे। की अचीवमेंट्स क्या थे? क्योंकि 2024 में आई थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इट हैड एस्टैब्लिश्ड 21 एडवांस्ड बायो इनेबलर्स फैसिलिटीज, ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। First achievement. Second is interministerial cooperation. Department of Biotechnology and ISRO का MOU हुआ for space biotechnology leading to the life science experiments on the International Space Station. Next is center state partnership. They initiated a partnership with the government of Assam to leverage the regional biodiversity for bio manufacturing. Human capital development में अगर देखें तो Bio E3 Youth Challenge launched for grassroots innovation for healthcare, agriculture, environment and industry, and gene edited crops. India became the first country किसके लिए? जिसने डेवलप किए जीन एडिटेड राइस वेराइटी फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। सो दीज वर द की अचीवमेंट्स। ये हमने अचीव किए हैं विद इन 1 year. Next, what are the challenges of Bio E3 policy? First, lack of milestones, so difficulty in tracking the policy progress. दूसरा है ह्यूमन कैपिटल में गैप है, क्रिटिकल एक्सपर्टीज शॉर्टेज particularly in microbial strain engineering and bioprocessing, requiring the stronger hands-on training and interdisciplinary programs. तो इसमें hands-on training की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्टीज नहीं है। नेक्स्ट इज scale up bottlenecks, the value of death challenge between discovery and commercialization due to limited funding and developmental stalls. Next is commercialization barriers, किसकी वजह से? high capital investment for goods manufacturing practices units, limited local supply chains for raw materials, हम heavily depend करते हैं on costly imported materials, and fragmented logistic hinders the growth prospect. So these are the commercialization barriers. Next is biosafety and public trust. Ongoing debate over the biosafety concern for gene edited crops and need for proactive responsible science communication to build the public trust. जो हम जीन एडिट क्रॉप्स वगैरह बनाते हैं उन पर ट्रस्ट भी तो होना चाहिए पब्लिक का. सो दीज आर दी चैलेंजेस. नाउ टू कंक्लूड, Bio E3 policy with the National Biofoundry Network, it marks a pivotal step in India's journey किसके लिए? Towards building a sustainable, self-reliant and green bioeconomy with an ambitious target of reaching $300 billion bioeconomy by 2030, potentially $2.7 trillion by 2050. दो टारगेट हैं. इंडिया इज पोज्ड टू emerge as the global bioeconomy powerhouse, playing a critical role in achieving the national and international net zero carbon emission. So that was all about Bio E3 and Bio Foundry Network policy. Next topic is river pollution in India. Central Pollution Control Board ने एक assessment report रिलीज की थी on polluted river stretches for reforestation for restoration of water quality 2025. CPCB executes the National Water Quality Monitoring Program किसके साथ?
in association with SPCB, State Pollution Control Board, and Pollution Control Committees for assessing the water quality of aquatic resources in the country. Initiated the exercise of identified the polluted river stretches in the country. 2009 से ये शुरू हुआ था. About this, ये है क्या? Polluted river stretch क्या है? When two or more polluted locations identified on a river in a continuous sequence are considered है कि जब दो या दो से ज़्यादा locations एक ही river में या continuous sequence में identify किए जाते हैं तो these are considered as the polluted river stretch. अब criteria क्या है इसका? Stretches where the BOD biological oxygen demand जब exceed कर जाती है 3 milligram per liter, then it is identified as polluted stretch by CPCB. अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? वो की इंडिकेटर है जो बताता है वाटर क्वालिटी एंड इट मेजर्स द ऑक्सीजन नीडेड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर. कैटेगरीज. Polluted river stress categorized under 5 priority classes. First 1 to 5 है on the basis of maximum BOD level observed. For example, जैसे priority class 1 मतलब monitoring the location exceeding the BOD concentration 30.1 milligram per liter. वो first होगी. Subsequently उसके बाद 2, 3, 4, 5 होगी. Next है polluted stretch 296. Look at the number. 296 river stretches were polluted on 271 rivers. Out of 645 rivers assessed. Total 645 rivers का assessment किया गया था. इसमें से 271 rivers में 296 locations उनको ऐसे मिली जो polluted stretch में आती हैं across the 32 states and union territories. Total number of polluted river stretches has decreased from 351. अगर हम 2018 से compare करें तो अभी reduce हुए हैं 296 हो गए हैं. 2018 में थे 351. Geographic distribution. Maharashtra contributes to the highest number of polluted river stretches. And notable कौन-कौन से जो it includes Yamuna in Delhi. इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई इसको नहीं जानता है कि यमुना कितनी polluted है. साबरमती in Ahmedabad, Chambal in Madhya Pradesh, Tungabhadra in Karnataka, and Charabanga in Tamil Nadu. These are the notable polluted river stretches. What are the source of river pollution? First is untreated sewage. CPCB का डेटा ये कहता है कि more than 60% of untreated sewage is released in the river in the daily basis. CPCB National Inventory of Sewage Treatment Plants 2021 ने ये find out किया कि urban centers generate 72,368 million liter of sewage daily, far exceeding the treatment capabilities. Next source is untreated industrial effluents. Industries such as those producing the chemicals, sugar, paper and tanneries generate the wastewater that contains the toxic chemical which poses the serious risk. And what are the other sources? Municipal solid waste, agriculture runoff, sand mining and illegal encroachments. So these are the sources of river pollution. It is the framework for the rejuvenation of rivers. These are the legal framework. So first is Water Act, Prevention and Control of Pollution Act, जिसने establish किए Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board for central level and state level with the responsibility to enforce the environmental standards. Next is Environment Protection Rules, notified under Environment Protection Act 1986 और ये rules lay down करते हैं for industrial discharge. And waste management rule government ने notify किए हैं on solid waste, biomedical waste and e-waste. So these are the legal frameworks. Next is river rejuvenation programs. Namami Gange, well popular. It superseded the Ganga Action Plan जो 1985 में launch हुआ था and being implemented by the National Mission for Clean Ganga. Yamuna Action Plan पहले हुआ था 1993 में launch, aims to clean the stretch of river Yamuna. Next is centrally sponsored scheme for National River Conservation Plan. It is implemented in the identified stretches of river, excluding those in Ganga Basin by providing the financial and technical assistance to state and union territories. Next is National Water Quality Monitoring Program. अब ये क्या करता है? Through its network of State Pollution Control Board, ये advise करता है central and state
गवर्नमेंट्स को ऑन प्रिवेंशन, ऑन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, और ये स्टैंडर्ड सेट करता है वाटर क्वालिटी के लिए, इसमें स्ट्रीम्स और वेल्स में. So these are the river rejuvenation programs. Now there are some schemes for sewerage infrastructure like Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Amrut, or Smart Cities Mission, Swachh Bharat Mission to treat the sewage. What are the key recommendations? First is to control the source. Like identification and management of polluting sources including functioning and status of sewage treatment plants, effluent treatment plants, and solid waste management and processing facilities etc. कि हमें source को control करने की ज़रूरत है. दूसरा basin management. अब river catchment management and floodplain zones protection and its management, such as the protection and management of floodplain zones, rainwater harvesting, and maintaining the minimum environmental flow of river and plantation on both sides of the river. अब E flow क्या है? E flow is the quantity, timing, and quality of the water flow that is required to sustain the fresh water and estuary ecosystem, and human livelihood and well-being of that depends on the ecosystem. Next is removing encroachments. इसके लिए setting up of biodiversity park सेट किए गए हैं. बायोडाइवर्सिटी पार्क सेट करने की ज़रूरत है on flood plains to by removing the encroachment that should also be considered as an important component of river rejuvenation. Next is सीवेज ट्रीटमेंट. पहले सोर्स आइडेंटिफाई करो फिर उसको ट्रीट करो. एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे एआई को इंक्लूड यूज कर सकते हैं, रोबोटिक्स को, रिमोट सेंसिंग को फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट. So the decline number of polluted river stretches, it shows that collective efforts are beginning to yield results. By strengthening the sewage and waste management, enforcing the strict industrial compliance, and harnessing the technology for real-time monitoring, India can transform its rivers into the lifelines of prosperity. So that was all about the topic. So अगला टॉपिक है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स प्रोजेक्ट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने have recently sought a factual report from the Andaman and Nicobar Islands administration on the complaint that the forest rights had not been settled under the Forest Right Act 2006 before diverting forest land to Great Nicobar Island project. तो हम पहले बात कर रहे थे ना कि पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स. और तो इसी के रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये रिपोर्ट आई है किसके लिए कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए लैंड डाइवर्ट की गई थी उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स को अभी तक सेटल डाउन नहीं किया गया है अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. Tribal Council in Andaman and Nicobar Islands. So they are it is the statutory body which is established under Andaman and Nicobar Island Regulation 2009. Tribal Council से related. They have the limited advisory and executive powers. Unlike the Autonomous Council under the 6th schedule. वैसे नहीं है. Which have the legislative बाकी जो council autonomous council है under 6th schedule उनके पास legislative executive and limited judicial powers भी है and they enjoy a greater autonomy. अब इस council के पास they have only the advisory and executive powers. So Andaman and Nicobar Islands administration they have maintained that it does not need to implement the Forest Right Act, arguing that tribes people's right to forest were already protected on the islands under the Protection of Aboriginal Tribals Act 1951. Under this act, the Forest Rights Act were already protected on the islands. Now, this gives the local administration a unilateral authority to divert the forest land where the Forest Right Act mandates that consent to be obtained from the Gram Sabha concerned after the recognizing and vesting the rights into them. अब इसके अकॉर्डिंग तो यूनिलेटरल अथॉरिटी हो जाती है, कंप्लीट अथॉरिटी हो जाती है टू कन्वर्ट दी लैंड इनटू दी प्रोजेक्ट. वही दूसरी तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से ये कंपलसरी है टू have the consent of the concerned Gram Sabha for this.
सो अबाउट द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है? जेनेसिस है। इट इज़ अ मैसिव ग्रीनफील्ड मतलब न्यू फील्ड से न्यू प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंसीव्ड बाय द नीति आयोग एंड अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2021। नोडल एजेंसी क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो 1988 में बनी थी एज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अंडर कंपनीज एक्ट 1956। So what are the project's component? International transshipment port, Galathea Bay, a deep sea port to be developed in the bay on the island's southern coast. Southern coast पे Ministry of Port, Shipping and Waterway will oversee the transshipment port project. ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 450 मेगावाट पावर प्लांट होगा, एक मॉडर्न टाउनशिप भी डेवलप होगी। दीज आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। दिस जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशन मेक्स इट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। सो इट इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ मलक्का स्ट्रेट, one of the world's busiest shipping lane accounting for the passage of 1/3 of global sea trade। पूरे वर्ल्ड के में जो सी ट्रेड होता है उसका 1/3 कहाँ से पास होता है? मलक्का स्ट्रेट के थ्रू पास होता है। इट इज ऑल्सो क्लोज टू सुंडा स्ट्रेट, लोम्बक स्ट्रेट एंड कोकोज आइलैंड, आउट ऑफ विच द इम्पोर्टेंट चॉक पॉइंट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स। सो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। सेकेंड इज रीजनल मैरीटाइम हब। Transshipment port will attract the cargo traffic that is currently goes through the Singapore or the Colombo by leveraging the Great Nicobar proximity to the busy Malacca Strait. Currently, nearly 75% of India's transshipped cargo is handled at the ports outside the India. अब जब ये डेवलप होगा तो we have an edge over others. Next is improving connectivity to the Indian mainland and other destinations. It will improve and make the island more accessible, इसके लिए for tourism के लिए भी, trade के लिए भी और strategic logistics के लिए भी। Defense by developing a naval capable deep water port and airfield on the Great Nicobar, it will bolster the existing tri-service military command in the Andaman and Nicobar Islands. So security के purpose से भी, defense के purpose से भी important हो जाता है। This project will allow India to station the ships, aircraft and drones closer to the strategic crossroads of the eastern Indian Ocean to monitor the critical sea lanes and enhance the India's security sphere in the region। तो इसकी वजह से भी India will have an edge। Next is economic growth and regional development। कैसे? It will accrue the significant benefits such as forex savings, FDI आएगा, economic activities बढ़ेगी ports पे, जिसकी वजह से logistics या infrastructure develop हो। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सोशल एंड जियोलॉजिकल कंसर्न्स क्या है? फर्स्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में भी देखा, ट्राइबल राइट्स की। देयर आर कंसर्न दैट प्रोजेक्ट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द ट्राइब्स ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, शॉम्पेन्स एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, एंड निकोबारीज। तो फैक्ट्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं कि जैसे निकोबारीज का तो आइडिया हो जाएगा कि ग्रेट निकोबार में होंगे, तो शॉम्पेन्स भी कहाँ मिलते हैं? वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, मिलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में। इट कैन लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, हो सकता है उनको शिफ्ट करना पड़े, माइग्रेट हो वो एक जगह से दूसरी जगह पे। लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स एंड सेटलर्स कुड एक्सपोज द शॉम्पेन्स टू इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच दे हैव नो इम्यूनिटी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास ही, वहाँ पे उस एरिया में जो प्रोमिनेंट डिजीज हो उनकी अगेंस्ट हो सकता है उनमें इम्यूनिटी हो, पर अगर वो माइग्रेट हुए कहीं दूसरी जगह तो एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल कंसर्न। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी जोन ऑफ इंडिया विद ओवर 85% ऑफ इट इज स्टिल कवर्ड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। ये मेगा बायोडाइवर्स कंट्री जब हम देखते हैं तो उसमें भी अंडमान निकोबार का नाम आता है। It will have impact on species। गलाथिया बे the site of Newport is protected wetland है ये under रामसर convention and most important ये nesting site है for endangered leatherbug sea turtle। अब endangered है उसकी nesting site है same area और रामसर कन्वेंशन के अंदर ये प्रोटेक्टेड वेटलैंड के अंदर आता है। सो कंजर्वेशनिस्ट
fear that constructing the port will require dredging millions of cubic meters of seabed, which could destroy the coral reefs, seagrass meadows, and disturb the turtle nestling beaches also. नेक्स्ट इकोलॉजिकल कंसर्न इज डिफोरेस्टेशन. अब प्रोजेक्ट है तो इट विल लीड कटिंग ऑफ ट्रीज जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी को इस रीजन की. नेक्स्ट है शोर लाइन चेंजेस. अब डेवलपमेंट इट ऑल्सो अंडरमाइंस द नेचुरल कोस्टल डिफेंस जो मैनग्रोव्स देते हैं, तो इट विल हेल्प बफर दी सुनामीज एंड स्टॉर्म्स दे वुड बी रिमूव. तो कुछ नेचुरली भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है तो इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन दैट ऑल्सो. नेक्स्ट है जियोलॉजिकल एंड डिजास्टर रिस्क. So Great Nicobar is located in highly seismic zone and sits atop at the same megathrust fault line that is triggered by the devastating Indian Ocean tsunami in 2004 में भी जो हमने देखा था. So these are the social, ecological and geological concerns. So let us conclude this. While this project has the potential to strengthen the connectivity, to strengthen the trade, to enhance the defense, the ecological fragility, tribal rights and disaster vulnerabilities of the islands cannot be overlooked. हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते. A path forward lies in adopting a phased, ecologically sensitive and community inclusive model फॉर डेवलपमेंट जो सेफ गार्ड करेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज को भी, उसके साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रमोट करेगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज डैम सेफ्टी इन इंडिया. So, Indira Sagar Dam on the Narmada River in the Madhya Pradesh is country's the largest river in terms of volume. So, largest reservoir कौन सा है? इंदिरा सागर डैम. इंदिरा सागर डैम जो कहाँ है? नर्मदा रिवर पे है, एमपी में. So, researchers from IISER Bhopal, they have developed a comprehensive assessment of sedimentation induced vulnerability in the large reservoirs across India. अब इसने एनालाइज किया है डेटा फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, कंपेंडियम ऑन सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्वोयर्स इन इंडिया. सेडिमेंटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे सोइल पार्टिकल्स आर इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर और अदर ट्रांसपोर्टिंग मीडिया एंड डिपॉजिटेड एज अ लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन दी वाटर बॉडीज. जब सॉइल पार्टिकल्स इरोड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मूव होता है ना, वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं एज अ लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स in water bodies. So this process is known as sedimentation. The study included more than 300 large reservoirs with the storage exceeding 100 million cubic meters. So key findings क्या है? Many reservoirs have lost nearly or above 50% of their designed storage capacity due to sedimentation. इसकी वजह से storage capacity above 50% कम हो गई है. By 2050 2050 तक many reservoirs in east flowing rivers beyond Godavari और west flowing rivers beyond Tapi, they have projected to surpass 50% storage capacity loss because of sedimentation. There are regional variations also, like Himalayan region, Narmada, Tapi, east flowing rivers, Indo-Gangetic plain, they are emerging as the vulnerable regions. And Himalayan region, it has showed the highest annual storage capacity loss because of sedimentation among all the regions. Himalayan region में सबसे ज़्यादा पिक किया गया है. नेक्स्ट इज की ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ सेडिमेंटेशन. किसकी वजह से? डिफोरेस्टेशन हो सकता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से, सोइल इरोजन की वजह से, अगर मॉनसून ड्यू टू मॉनसून इन फ्रेजाइल टेरेन्स एंड दी अनरेगुलेटेड लैंड यूज की वजह से. ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेडिमेंटेशन हो रहा है और कॉन्सिक्वेंटली स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है रिवर्स की. व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस? सेडिमेंट स्टार्वेशन हो जाएगा, जहाँ से इरोड हो रहे हैं वहाँ पे it will reduce the water security, it can increase the energy deficit, diminished agricultural productivity and higher risk of water related conflicts. For example, east flowing rivers beyond Godavari have having nearly 160 reservoirs. They are in critical zone in meeting South India's agricultural and industrial water needs. तो अगर हम कंपेयर करें तो क्रिटिकल जोन में आ रही है. डेटा बैंक देख लेते हैं. इंडिया इज द
थर्ड लार्जेस्ट डैम ओइंग नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। सबसे ज़्यादा डैम इस कंट्री में फर्स्ट चाइना, सेकंड यूएसए, थर्ड इंडिया। देर आर अराउंड 6,000 लार्ज डैम्स इन इंडिया। 2023 तक 6,000 के आस अराउंड 6,000 देवर लार्ज डैम्स इन इंडिया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है एंड मोर देन 80% ऑफ लार्ज डैम्स आर ऑलरेडी ओवर 25 ईयर्स ओल्ड। 80% जो टोटल इनमें से मोर देन 80% ऐसे हैं जो 25 साल से पुराने हैं। What are the other key issues that are associated with dam safety in India? First is aging of dams. जैसे हमने यहाँ देखा as of 2023 out of India's large dam 1065 are between 50 to 100 year olds while 224 are more than 100 years old. So 224 डैम्स ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं. There are some structural failures. It is mainly due to seepage, corroded piping and weak foundations. नेक्स्ट इशू इज सिस्मिक वल्नरेबिलिटी. जैसे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली भुज में देखे गए, भुज में आते रहते हैं, लेड टू लिक्विफैक्शन in the foundation of Chang Dam. Next is vulnerability to glacial lake outburst. Next is overtopping, just जो flood water passed over the dam's pinnacle. India's first recorded dam failure of Tigra Dam in 1970 was also due to overtopping. इसकी वजह से फर्स्ट जो रिकॉर्ड हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? ओवरटॉपिंग की वजह से हुआ. और जो हर ऑलमोस्ट हमें हर सेक्टर में या हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे वो है मैनेजमेंट या फिर कंप्लायंस इश्यूज. लाइक CAG's audit report of Gandhi Sagar Dam highlighted that State Dam Safety Organization did not comply with the recommendation given by Central Water Commission on remedial measures. कि ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस ही कंप्लाई नहीं कर रहे हैं रिकमेंडेशन जो सेंट्रल बॉडीज ने दी है. सो देयर आर फ्यू इनिशिएटिव्स जो डैम सेफ्टी को इंश्योर करते हैं. फर्स्ट है डैम सेफ्टी एक्ट जो आया था 2021 में. ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर सर्वेलेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड डैम्स टू प्रिवेंट द फेलियर से बचने के लिए. द एक्ट हैज़ प्रोविजन किसके लिए? सेटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स दोनों सेंट्रल और स्टेट लेवल पे. अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करेगी, नेशनल लेवल पे फंक्शन करेगी, एंड स्टेट लेवल पे स्टेट कमेटी होंगी ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस. दूसरा इनिशिएटिव है नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स जो इट इज़ द नेशन वाइड रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाय CWC वाटर कमीशन. Dam rehabilitation and improvement project, the second and third phase of DRIP envisages the comprehensive rehabilitation of 736 dams across the 19 states. It receives the loans from World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank also for the rehabilitation and improvement of dam. Next है Seismic Hazard Analysis Information System Tool. जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To ascertain the extent of seismic force and its implication on the safety of dam structure. Next is Dam Safety Review Panel. Some states have created these panels for comprehensive audits of dam. Audit के लिए स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स ने बनाई है. इसके अलावा एक नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी फॉर डैम है जो MNIT जयपुर में लोकेटेड है. और दूसरा है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन या फिर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल बाय स्टेट्स. तो वो बहुत सारी हैं जो स्टेट्स के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं. सो दीज आर फ्यू. अब इम्पैक्ट क्या है डैम फेलियर का? सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, डिस्ट्रॉय होंगे फॉरेस्ट. इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी अफेक्ट होगा, इंडस्ट्रीज भी, पावर जनरेशन भी, लाइवलीहुड सफ़र करेगी. उसके अलावा सोशल डिस्प्लेसमेंट जो कम्युनिटीज़ वहाँ रह रही है, माइग्रेशन होगा लोगों का, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी सोशल लाइफ पे. एंड साइकोलॉजिकल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट. जो सर्वाइवर्स हैं इनके दे समटाइम्स फेस ट्रॉमा और ओवरऑल लोगों का ट्रस्ट डेवलप या ट्रस्ट वीक हो जाता है अथॉरिटीज़ में. सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डैम फेलियर. सो व्हाट आर द ग्लोबल स्टेप्स विच आर टेकन टू इंश्योर द डैम सेफ्टी ग्लोबली? फर्स्ट है वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स जो वर्ल्ड बैंक ने और IUCN ने इस्टेब्लिश किया 1998 में, जो रिव्यू करता है इफेक्टिवनेस ऑफ लार्ज डैम्स
एंड डेवलप द गाइडलाइंस उनकी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड डीकमीशनिंग के लिए। दूसरा है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो 1928 में बनी थी। इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन डैम इंजीनियरिंग। एंड इसी के अंडर नेशनल इंडियन नेशनल कमेटी ऑन लार्ज डैम बनी है, जो इंटरेक्ट करती है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के साथ। So what can be the way forward to ensure the dam safety? First is managing the sedimentation. अगर हम बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें टू बाईपास दिस सिस्टम, तो हम सेडिमेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटिंग ए रीजन स्पेसिफिक अप्रोच। अब जो भी स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं वो होनी चाहिए उसकी टोपोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से पर्टिकुलर रीजन की। इन हाईली वनरेबल रीजन, टारगेटेड इंटरवेंशन सच एज एफॉरेस्टेशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंडक्टिंग द पीरियोडिकल desilting operations and erosion control structure can mitigate the sediment inflow. Next is subsurface dams. Countries like Japan, they have created the multiple subsurface dam as an alternative. So this could be replicated in India. We can follow the best practices. We can use the technology for monitoring and sensing on using the IoT enabled sensor, जैसे सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ है जैसे मैंडेटरी पीरियोडिक सेफ्टी इंस्पेक्शंस बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसीज। डैम्स दैट poses the serious safety risk it should be listed and then decommissioned in a phased manner, ताकि फर्दर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स को होने से बचाया जा सके। एंड डेवलपिंग ए रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम टू डिटरमाइन दैट द मोस्ट इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन मेजर and for prioritizing the dam related works. So now to conclude, India's dam face the rising risk from the sedimentation, aging, seismic and climatic stress, and weak compliances. Adopting the global best practices, region specific strategies, and phasing out the unsafe structure. It is essential, बहुत ज़रूरी है ये, to ensure the dam safety and to harness the full potential of country's water resources. So that was about the dam safety in India. So next topic है disaster risk financing. Chief Ministers of State of Himachal Pradesh urged the 16th Finance Commission to reframe the Disaster Risk Index (DRI) to more accurately reflect the unique vulnerabilities of a hill state. ये किसने अर्ज किया है? सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अर्ज किया 16th फाइनेंस कमीशन को कि वो रीफ्रेम करे डिजास्टर रिस्क इंडेक्स को, जिससे वल्नरेबिलिटीज ऑफ हिल एरिया का more accurately idea हो सके. So let's look at the reasons for higher vulnerability of hill states in the Indian Himalayan regions to disasters. किस वजह से the hilly areas are more prone to vulnerability. First is geophysical. Himalayas are tectonically active and mostly made of unconsolidated and semi-consolidated deposits. इसके geophysical structure की वजह से it is prone to vulnerabilities. Undercutting by river currents in valleys like Alaknanda, Bhagirathi, Mandakini, etc. की river currents उनको कट करती हैं. Hill washing and percolation of waters किसकी वजह से? Due to rain, cloud burst and melting of snow which result in the land subsidence like the one witnessed in Joshimath 2023 में जैसा हुआ था, ठीक वैसे ही. Next is climatic impacts. Changes and variability in temperature and rainfall trends creating glacial retreat, intense rainfall, cloudburst and avalanches. जो climate factors भी reason बनते हैं vulnerability का. Next is socio-economic reasons. Deforestation for agriculture purpose, grazing या construction activities on hill slopes, they give rise to avalanches and landslides. ये भी reason है. Obstruction of natural flow of water due to construction of various mega hydel power projects like Tehri Dam Reservoir in the Tehri Garhwal district. तो ये सोशो इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर आके, अगर हम दूसरे पर्पस के लिए भी किसी भी दूसरे पर्पस के लिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है, चाहे एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो इट इज प्रोन टू वल्नरेबिलिटी. And the anthropogenic reasons.
reasons like road construction, tunneling, hydroelectric projects, encroachment on the river banks and floodplains, etc. So these are some anthropogenic, man-made, man-created reasons which causes the higher vulnerability of hilly states in Indian Himalayan region. इसी एंथ्रोपोजेनिक में एक हम देखते हैं राइजिंग टूरिज्म, जिसकी वजह से ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ता है इंडिविजुअल्स का इन दी नेचुरल सेटिंग. सो अबाउट द डिजास्टर रिस्क इंडेक्स मेजरमेंट टूल क्या है? इट इज़ एन कॉम्पोजिट मेजर दैट क्वांटिफाइज द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ अ रीजन, जो बताता है कि किसी एक रीजन में लेवल ऑफ रिस्क क्या है फ्रॉम मल्टीपल हैजार्ड्स एंड यूज्ड एज अ मेट्रिक इन डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग. अब ये डिज़ाइन किस लिए होता है? टू एक्सेस दी लाइकलीहुड इन पोटेंशियल सीवियरिटी, कि कितने लाइकलीहुड क्या है कि कितने आएंगे, सीवियरिटी क्या होगी डिजास्टर, अगर कोई भी डिजास्टर हो रहा है तो इट कैप्चर्स द वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर लेवल्स. It supports the evidence-based decision making and it guides the resource allocation for disaster mitigation and preparedness. So on for these four criteria it is designed. नेक्स्ट इज जेनेसिस 15th फाइनेंस कमीशन ने फॉर्मली अडॉप्ट किया था डीआरआई टू गाइड द डिजास्टर फंडिंग. It integrated each state's DRI score into a formula for distributing the National Disaster Response Fund and State Contingency Fund. हर एक स्टेट बनाता है, अब इनको इंटीग्रेट करके एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है, एक फॉर्मूला लगा के क्यूमुलेटिव स्कोर बनाया जाता है फॉर एनडीआरएफ एंड स्टेट कंटिजेंसी funds. Next is what are the components? It uses the probability of hazards score of 70 and vulnerability score of 30 to arrive at a composite score. तो hazards का स्कोर है 70 का और vulnerability का है 30 का. The hazards mainly focus on the probability of events or of events like landslides, flood, earthquakes, drought and other natural calamities below poverty line population is used as the basic measure to assess the vulnerability. क्योंकि सबसे most affected section जो होगा, जो vulnerable section होगा वो BPL population होगी. Next is disaster risk financing in India. 15th फाइनेंस कमीशन ने एक नई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी जो स्टेट वाइज एलोकेशन फॉर द स्टेट वाइज एलोकेशन विच रिप्लेसेस द अर्लियर एक्सपेंडिचर ड्रिवन मेथोडोलॉजी. की पहले होते थे जो एक्सपेंडिचर के बेस पे होते थे, और जो नई मेथोडोलॉजी 15th फाइनेंस कमीशन ने अडॉप्ट की थी वो स्टेज वाइज एलोकेशन की बात करता है. द न्यू मेथोडोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कैपेसिटी, रिस्क एक्सपोजर एंड प्रोननेस टू हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी. तो इन तीनों के बेसिस पे. नेक्स्ट इज डिजास्टर मिटिगेशन फंड. 15th फाइनेंस कमीशन हैज recommended the creation of national disaster mitigation fund NDMF and state disaster mitigation fund. ये भी किसने रेकमेंड किया? 15th फाइनेंस कमीशन ने, नेशनल लेवल के लिए भी और स्टेट लेवल के लिए. कॉन्सिक्वेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया NDMF and so far all the states except Telangana have intimated setting up state disaster mitigation fund. तो सिर्फ तेलंगाना में नहीं है, बाकी हर एक स्टेट में SDMF है. अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 75% फॉर ऑल स्टेट्स एंड 90% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन एज द स्टेट सेंटर्स. जनरली यही होता है कि या तो 75:25 3:1 की रेशो में होता है, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन रीजन है तो वो 90:9:1 की रेशो में कंट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का. नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स एंड लिमिटेशंस विद द डिजास्टर रिस्क फंड? First is uniform matrix, a one size fits all approach. It fails to capture the unique vulnerabilities, जैसे कि हिली स्टेट्स में अलग vulnerabilities होगी, कोस्टल एरियाज में अलग होगी, पर ये बात करता है one size fits all कि एक स्ट्रक्चर बना दिया जो एप्लीकेबल होगा सबके लिए. नेक्स्ट is insufficient resource allocation. Because of low DRI, some states like Himachal Pradesh, they do not get adequate resources from 15th Finance Commission to meet its requirement of disaster relief, despite facing the disproportionately higher brunt of disasters. तो रिसोर्स अलोकेशन सफिशिएंट नहीं है. जियोग्राफिकल इनइक्वालिटीज भी है कि ज्योग्राफी के हिसाब से भी जो बड़े स्टेट्स हैं दे रिसीव मोर फंड्स
बजाय इसके कि वहाँ पे रिस्क की वल्नरेबिलिटी कम है तो भी, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ जाती है। वेटेज टू पास्ट एक्सपेंडिचर, करंट मैकेनिज्म ऑल्सो हेविली रिलाई ऑन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन द रिलीफ मेजर्स फ्रॉम पास्ट 7 years विच अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द एलोकेशन क्राइटेरिया, कि अगर जो एलोकेशन पूल है उसमें से 70% किसके पास जाएगा, उन 70% जाएगा इस बेसिस पे कि लास्ट 7 years में एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। दिस लीड्स टू दी स्टेट्स विद हायर पास्ट एक्सपेंडिचर रिसीविंग दी मोर फंड। तो इससे क्या हुआ कि जिन स्टेट्स के पास्ट के एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, दे विल बी रिसीविंग दी मोर फंड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे रिस्क वल्नरेबिलिटी नेचुरल डिजास्टर्स की है या फिर नहीं है, और अगर है तो किस इंटेंसिटी की है। So what can be the way forward? Adaptive DRI, scientifically validated DRI formula incorporating hazard, vulnerability, exposure and resilience indicators. Also expanding its hazard lists to include landslides, cloudburst, avalanches and pest attacks. इनकी भी ज़रूरत है इसमें include करने की hazard की list में. Next is geographic distinctness. In DRF, instead of considering only the geographical area, geographical subdivisions more prone to natural disasters such as hilly areas, wetlands, coastlines needs to be incorporated. कि हम एक स्टेट लेवल पे भी नहीं देख सकते इसको, हमें उसमें भी सब डिविजन्स करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हिमाचल इज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर दे आर मोर प्रोन फॉर द नेशनल डिजास्टर, अगर हम हिमाचल की भी बात करें तो पूरा हिमाचल प्रदेश उस चीज़ के लिए से प्रोन नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, कुछ होगा जो दे आर वेरी जो बहुत लेस इम्पैक्ट जिन पे हुआ है। तो देर इज़ अ नीड फॉर सब डिविजन्स, और अलोकेशन या फिर रिसोर्सेज जो दिए जा रहे हैं वो उस प्रोननेस के हिसाब से होने चाहिए। Next is incorporate socio-economic indicators. The poverty-based vulnerability assessment should be replaced with the composite vulnerability score. Composite index of NDMA, National Disaster Management Authority, which considers unsafe building, social infrastructure, industries, rural urban population, deforestation, etc., will provide more accurate picture of vulnerability. तो इससे एक broader picture आ जाती है. Next is data integration. There is a need for data integration to strengthen the data local data collection. कैसे? via remote sensing, IoT sensors, पंचायत level mapping, and should establish the district disaster data repositories जहाँ पे up to date data होगा. Next is there is a need for periodical review. There's institutionalize the 5-yearly DRF methodology review aligned with the latest available quality data related to climate and hazard. So there is a need for continuous periodic review. So disaster risk finance is a cornerstone for India's disaster governance architecture. It offers the scientific lens for resource allocation and resilience planning. However, in the era of climate change, regional asymmetries, and complex hazard interactions, it must recognize hill vulnerabilities, local adaptive capacities, and climate realities. So, a reframed, equitable DRF framework will not only ensure the justice in fiscal devolution, but it will also strengthen the India's pathway towards the climate resilient and disaster prepared future. So that was all about the disaster risk financing. अगला है न्यूज इन शॉर्ट्स. फर्स्ट टॉपिक है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024. So Maharashtra, Andhra Pradesh, Assam, Tripura, they are the top performers in their respective groups in State Energy Efficiency Index जो 2024 में रिलीज हुआ है. ये इसका 6th एडिशन है. किसने रिलीज किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी. रिलीज करने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम पता होना चाहिए. वो आर द टॉप परफॉर्मर्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा. पर्पस क्या है? It assesses the energy efficiency performances of 36 states and union territories, supporting data-driven monitoring, best practices sharing, and healthy competition. So states are classified into 4 performance categories. First is front runners, then achievers, then contenders, and then aspirants. So state energy efficiency action, plans initiated by BEE, Bureau of Energy Efficiency, are crucial in integrating the energy efficiency into the most energy intensive sector. So important है. इंडेक्स किसने रिलीज किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने. या कैटेगरीज का भी पता होना चाहिए कि पहले तो पार्टी
किन किन को एनालाइज करेगा, किस किस का डेटा एसेस करेगा, सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का। इसके अलावा 4 कैटेगरीज हैं, रनर्स, more than 60% score, achievers, then contenders and aspirants. Next is monsoon related extreme weather events. Recent events like Punjab floods, landslides and flash floods in Uttarakhand, Himachal and Jammu and Kashmir, they highlight that there is a growing frequency and intensity of monsoon related extreme weather events. So this changing nature of monsoon is erratic patterns of rainfall हमें देखने को मिलते हैं. The change in El Nino monsoon relationship, so weakening of correlation between El Nino, कि इससे El Nino La Nina, El Nino से impact होता है हमारा रिलेशन मॉनसून, इंडियन मॉनसून, जब उनके बीच में रिलेशन कम होगा and reduced monsoon rain, there will be reduced rainfall over the India due to change in global atmospheric circulation patterns. Now there is spatial distribution of monsoon, so humid regions are becoming the drier and dry regions are becoming the wetter, so completely reverse हो जा रही है situations. So decreasing rainfall along the Ganga basin states with while increasing the rainfall in Gujarat, Saurashtra, राजस्थान की जो ड्राई एरियाज है वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिले, जहाँ पे जनरली रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है. Next sub point is climate change. So rising sea levels and temperature, they result in the change in monsoon pattern. सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मानसून पैटर्न में चेंज हो रहा है. इंक्रीजिंग द वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्लाउड्स, impacting the intensity of rainfall. So what is the impact of change in monsoon pattern? फर्स्ट, डिजास्टर प्रोन हो जाते हैं, जैसे इंटेंस शॉर्ट पीरियड रेन कॉज दी लॉस ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो डिजास्टर क्रिएट होते हैं. हेल्थ रिस्क, डिजीजेस बढ़ती हैं एंड इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो. फोरकास्टिंग रेनफॉल वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज हिंडर्स द एक्यूरेट प्रिडिक्शंस. अगर फोरकास्टिंग सही से नहीं होगी तो हम डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे. एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली इट अफेक्ट दैट 51% ऑफ फार्म्ड एरिया. रिसेंटली जो इवेंट्स हुए 40% ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 47% ऑफ लाइवलीहुड लॉस, रिसेंट जो पता चला है. तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मॉनसून पैटर्न इन इंडिया. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2024. रिपोर्ट आई है, किसने रिलीज की है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये हाईलाइट करती है वाटर साइकिल हैज बिकम इंक्रीजिंगली इरेटिक एंड एक्सट्रीम, स्विंगिंग बिटवीन डेल्यूज एंड ड्रॉट. तो रिपोर्ट किसने दी है? WMO ने दी है. अब की हाईलाइट्स क्या है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. ऑल ग्लेशियर्स रीजन वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट लॉसेस ड्यू टू मेल्ट फॉर थर्ड स्ट्रेट ईयर, कंटिन्यूसली हो रहे हैं. Many small glacier regions have already reached or are about to pass the so-called peak water point. A peak water point क्या है? When a glacier melting reaches its maximum annual runoff, after which it decreases due to glacier shrinkage. कि पहले मेल्ट होते हैं और फिर जब बहुत कम रह जाता है तो श्रिंक होता है. तो वो स्टेज जहाँ पे मैक्सिमम रन ऑफ हो चुका है उसको बोलते हैं पीक वाटर पॉइंट. अब इस पीक वाटर पॉइंट के बाद मेल्टिंग नहीं होती, इसके बाद श्रिंक होते हैं ग्लेशियर. तो ये फिनोमेना हो रहा है. नेक्स्ट इज इरेटिक वाटर साइकिल. 2/3 ऑफ ग्लोबल रिवर इन कैचमेंट एरिया हैव टू मच और टू लिटिल वाटर, की या तो बहुत ज़्यादा पानी है या फिर बहुत कम पानी है. तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स हैं. Next is water cycle. It describes the continuous movement of water within the earth and atmosphere and it involves pools and fluxes. Pool क्या है? It refers to many forms and places where the water is stored. जैसे कि lake है, glacier है, atmosphere है, इसमें अगर stored है तो उसको pool बोलते हैं. Fluxes are ways that water moves between the pools, including the state changes like evaporation and condense. जहाँ भी movement में है वो fluxes है और जहाँ पे भी stored है, still water है, उसको हम बोलते हैं पूल. एंड देयर इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ रहा है वाटर साइकिल पे. जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओशन वाटर एक्सपैंड कर रहा है, तो ये सारे रीजंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं. तो रिपोर्ट का नाम और दी किसने है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025. अब ये किसने रिलीज की है? बाय स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हाईलाइट्स क्या है? एक बोलता है कि मैसिव ओवर प्रोडक्शन हो रहा है. द प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इन 2030 विल एक्सीड द लेवल कंसिस्टेंट विद द लिमिटिंग वार्मिंग to 1.5 degree Celsius by more than 120% and 2 degree Celsius by 77%. So it shows the massive overproduction.
Fossil fuel subsidies by governments they remain near record high despite pledge to cut them। कि एक तरफ तो हम बात करते हैं हम इसको रिड्यूस करेंगे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट इन्हीं को सब्सिडी दे रही है। तो ये हाईलाइट्स है मेनली फर्स्ट मैसिव ओवर प्रोडक्शन एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडी। सो रिपोर्ट एंड द इंस्टीट्यूशन हु हैव पब्लिश्ड इट। Next is Grey Rhino event. A study has been revealed that Wayanad landslides were Grey Rhino event। अब ये Grey Rhino event क्या है? Grey rhinos are defined as the highly probable, high impact but yet neglected systemic disruptions। कि ऐसे disruptions जो more or less neglect हो रहे हैं but they are highly probable, जिनकी और भी probability है अकर होने की, and they have the huge impact, उनको हम बोलते हैं grey rhinos। These are not random surprises, like कोई random नहीं है but occur after clear warnings and accumulating evidence। की ऐसे नहीं कि sudden event है, कि ये more or less clear होते हैं कि ये होगा बट फिर भी नेग्लेक्ट करते हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने के बावजूद भी। अब वायनाड लैंडस्लाइड ही क्यों है? एज पर दी स्टडी वायनाड लैंडस्लाइड हैपन इन एन एरिया, ये ऐसे एरिया में हुआ जहाँ पे बिन कैटेगराइज्ड एज दी, पहले से ही ये कैटेगराइज किया गया कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, रिपीटेडली हिट बाय लैंडस्लाइड इन रिसेंट पास्ट येट इग्नोर्ड बाय दी गवर्नमेंट। अब इस एरिया को ऑलरेडी प्रोन एरिया डिक्लेयर किया गया था लैंडस्लाइड के लिए। सो दैट वाज ग्रे राइनो इवेंट। नेक्स्ट इज सुपर टाइफून। फिलीपींस was affected by the super typhoon Ragasa। कंट्री का नाम, कौन सी अफेक्टेड कंट्री थी? फिलीपींस। सो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है विद मैक्सिमम विंड स्पीड एक्सीडिंग 185 किलोमीटर पर आवर एंड मोर देन 100 नॉट्स। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? वार्म कोर लो प्रेशर सिस्टम associated with the spiral inflow at the bottom level and spiral outflow at the top level। सो लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है, बॉटम लेवल पे इनफ्लो हो रहा होगा और टॉप लेवल पे आउटफ्लो हो रहा होगा। जनरली साइक्लोन का फिनोमिना जो है दे ऑलवेज फॉर्म ओवर द ओशंस। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा दे ऑलवेज फॉर्म ओवर द ओशंस वेयर द सी सरफेस टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, देयर इज अ चांसेस दैट on the oceans tropical cyclones will be developed। they develop at the latitude usually greater than 5 degree from the equator, क्योंकि सनलाइट सबसे ज़्यादा आ रही है तो टेम्परेचर अगर होगा तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है इंक्रीज होने की? वहीं पे। नेक्स्ट देयर आर फ्यू टर्म्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जैसे नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक या साउथ पैसिफिक ओशन में इसको बोलते हैं हरिकेन्स, इंडियन ओशन में बोलते हैं साइक्लोन। अगर नॉर्थ पैसिफिक ओशन वेस्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन तो वहाँ पे टाइफून्स बोलेंगे, विली विली बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडियन ओशन। तो ये अलग अलग रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम है। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन न्यूज़। सावरकोट प्रोजेक्ट, अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट प्रपोज्ड ऑन द रिवर चिन्नाब। अब प्रोजेक्ट अगर ये है तो पता होना चाहिए कि कौन से रिवर पे डेवलप होगा? चिन्नाब पे। लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट रंभान एंड उधमपुर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। यो एंड टाटो। 1 प्रोजेक्ट ऑन द सियोम रिवर इन अरुणाचल प्रदेश क्लोज टू बॉर्डर विद चाइना। So Siom River originates from the eastern Himalayas and flow for much of its range from the eastern Himalaya से होती है west to east reach करती है before joining the Siang। उसी सियांग को ब्रह्मपुत्रा को सियांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो है सुबनश्री रिवर पे नियर इंडिया चाइना बॉर्डर। सुबनश्री रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। इट इज द ट्रांस हिमालयन एंटीसेडेंट रिवर जो अपना फ्लो चेंज नहीं करती है। इट एंटर्स द अरुणाचल प्रदेश, flow into Assam and then joins the Brahmaputra। It is also called the Gold River because क्योंकि इस because of the gold dust found in its water। इसके पानी में गोल्ड के डस्ट मिलते हैं। सो प्रोजेक्ट और कौन सी रिवर पे है? नेक्स्ट इज बैरल आइलैंड volcano। fresh eruption has reported at the barren island volcano अंडमान islands। this is the only active volcano इंडिया में जो है। so about the barren islands, ये कहाँ पे है? अंडमान सी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। इट इज द कैपिटल और हेडक्वार्टर्स ऑफ द अंडमान निकोबार। स्टेटस क्या है? इंडिया में इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। टाइप इज स्ट्रेटो वोल्केनो। इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान वोल्केनिक आर्क। सो दैट वाज अबाउट द बैरन आइलैंड वोल्केनो। So that for as of now we are done with the environment section।
नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सोशल इश्यूज स्टार्ट। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ साथ हमने शुरू की है करंट अफेयर्स की इसी की क्विक रिवीजन सीरीज, जहाँ पे जो जो हम इसी सीक्वेंस में, जैसे पहले मैं पॉलिटी आई वाले सेक्शंस की, जो टॉपिक्स जिस सीक्वेंस में दिए हुए उसी टॉपिक को हम 1 या 2 मिनट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कि एक बार आप एनालिसिस देख लो, उसके बाद क्विक रिवीजन करना हो या सारे टॉपिक्स एक साथ रिवाइज करने हो, तो उसके लिए आप उस सीरीज को रेफर कर सकते हो, करंट अफेयर्स की जो रिवीजन सीरीज है। सीक्वेंस यही है, टॉपिक सारे विजन आईएएस वाले हैं, बस जो हम 5 6 7 मिनट में यहाँ डिस्कस करें उसी को हमने 1 से 2 मिनट के अंदर कंपाइल करने की कोशिश की है। सो यू कैन रेफर दी रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट ऑल्सो। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन। तब तक के लिए एनी कमेंट्स you can write them, or you can like the video, subscribe the channel. Till then, see you in the next video. Take care.